अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। प्रोग्राम नया दौर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हालिया कशीदगी है उसी के पेश नज़र नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बहुत ही एक अहम दौरा अफ़गानिस्तान, जिसमें अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी शामिल होंगे, चाइना के लिए वो रवाना हो चुके हैं, जहाँ पर चीनी वज़ीर ख़ारजा, अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा और हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी वहाँ पर मौजूद होंगे। एक तो ये बहुत ही अहमियत का हामिल दौरा होगा, चाइना के अंदर 3 रोज़ा दौरा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस हालिया कशीदगी में। दूसरा, तुर्क न्यूज़ एजेंसी को आज DGISPR ने जो इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ये भूल में ना रहे कि वो जो है वो इजराइल है और पाकिस्तान फ़लस्तीन है। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, हॉटलाइन खुली हुई है, उसमें आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू होती रहती है, बातचीत होती रहती है। सीज़ फायर का जो मामला है ये मज़ीद आगे बढ़ता जा रहा है, तो बॉर्डर पर सूरत हाल मज़ीद कशीदगी नहीं होगी बल्कि सूरत हाल बेहतर ही होगी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इंडिया के जहन में कोई गलत फहमी है तो वो ये गलत फहमी दूर कर दे। अब ये सीज़ फायर का मामला, इसकी अगली कड़वट क्या होगी, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि मोदी जो है वो बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का दुश्मन है। वो अपनी इज्जत अपनी आवाम में बचाने के लिए, अभी जो उससे पूरी दुनिया में जग घसाई हो रही है, अपनी इज्जत बचाने के लिए कम से कम वो कुछ ना कुछ ऐसी शरारत ज़रूर कर सकता है। लेकिन हमारी पाक फ़ौज भी तैयार है, हमारी आवाम भी तैयार है, हमारी मीडिया भी तैयार है, वॉरियर्स तो पहले भी तैयार है। अगर पहले हमने धूल चटा दिया तो अब भी चटाई देंगे। यहीं से हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इसा राना साहब, जुल्फ़िकार राहत साहब मेरे साथ मौजूद है। राहत साहब, DGISPR की जो इंटरव्यू था, यकीनी तौर पर आपने सुना होगा, उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा है कि इंडिया की जो जितनी भी गलत फहमियाँ हैं वो उसको दूर कर ले, क्योंकि अब वो हमें वो जो है वो एक फ़लस्तीन वाला स्टेट ऑफ माइंड लेकर हमारे साथ ना चले। हम उसको पहले भी धूल चटाई थी, आगे के लिए भी हम तैयार हैं। देखिए, DGISPR ने तो पहले भी कहा था, आपको याद है, 9 और 10 की रात को, और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने अपना रिस्पांस दिया, सरप्राइज़ दिया, और इंडिया आज तक नहीं संभल पा रहा कि जो जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। लेकिन मुसीबत यह है कि ये जो हिंदू जहनीत है ना, ये जब तक जूते नहीं पड़ते इनको समझ आती नहीं। मोदी आज फिर धमकियां दे रहा है, अपनी पॉलिटिकल रिवाइवल के लिए तमाशा लगाए हुए है, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ का, मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है, सिखों के ऊपर जुल्म कर रहा है, और वहाँ पे अब तो उसके इस्तीफे पर इतना जोर है कि वो उसके रिजाइन इस्तीफे कर का रहे हैं। जोर अलग से है। लेकिन इंडिया के अंदर आज ही मैं एक बड़ी मुस्लिम, एक बड़ी अच्छी क्लास की एक खातून का इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रही है कि दिल्ली वर्गे शहर के अंदर, गुजरात जैसे शहर के अंदर, यानी 4 सिटीज़ के अंदर वो ऐसे मुस्लिम फैमिली जगह ढूंढ रहे हैं, कोई किराए पे जगह नहीं देता। यानी मुस्लिम फैमिली का तारफ़ आप करवाते हैं, कोई जगह, इस हद तक हेट है, इतनी नफरत है। सोफिया क्रैशी के साथ क्या हुआ, और वहाँ पे जिस तरह माइनॉरिटीज़ रह रही हैं, और ख़ासकर मुस्लिम्स, तो ये हिंदू का एक इनका चेहरा है, मोदी का और उसके इंतहापसंद लोगों का। और वो कहता है जी लिबरल हिंदुस्तान, डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान, सेकुलर हिंदुस्तान। तो ये उसका एक खौफनाक चेहरा है। यानी आप देखें कि अमेरिका के अंदर वाक़या होता है कत्लो गारत का, तो पता चलता है राह ने किया है। यानी कनाडा के अंदर सिख मारा जाता है, उनका सिटीजन, तो पता चलता है कि राह ने किया है। यानी पूरी दुनिया के अंदर आप दहशतगर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर, पूरा अफगानिस्तान बॉर्डर के अंदर आपने गन डाला हुआ है और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहे हो। बलोचिस्तान को आपने माफ़ नहीं किया। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या पूरी दुनिया के सामने है। एब्सोल्युटली। तो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी मोदी कर रहा है, और मोदी खुद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, और वो इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा के अपनी सियासत चमका रहा है। लेकिन उसको अब समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान ने पहले भी आपको इतने थप्पड़ मारे हैं कि आपका मुंह अभी तक लाल है, और आगे अब जूते आपके सर के ऊपर पड़ेंगे, और उसके बाद आपको होश आएगी, फिर लग समझ आएगी। और DGISPR ने पहले भी ठीक कहा था, अब भी ठीक कहा है, लेकिन अब भी छोटी मोटी वायलेशन इंडिया कर रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा बॉर्डर पे, और साथ ही जूं ही पाकिस्तान की तरफ से जवाब जाता है, साथ ही झंडा लहरा देते हैं, सब माफिया मांगना शुरू कर देते हैं। तो ये हिंदू की जहनियत है। बिल्कुल ठीक हो गया। राना साहब, अभी मैं देख रही थी, ये आज की खबर है कि उन्होंने कहा है कि हम एशिया कप भी नहीं खेलेंगे। क्रिकेटर, उनके क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया है कि जिस भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान की जानिब से उसको स्पॉन्सर किया गया होगा, या फिर उसका सरबराही या फिर उसकी ऑनरशिप पाकिस्तान को मिलेगी, हम वो भी नहीं खेलेंगे। मतलब कितनी डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है खेल में भी। देखें, दुश्मन से तो आप कोई अच्छी खैर की कभी भी तवक्को नहीं रखनी चाहिए, और भारत से तो वैसे ही नहीं रखनी चाहिए। और
मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो भारत की शिकस्त है ना, ये एक्चुअली अकेले भारत की शिकस्त नहीं है, ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की शिकस्त है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कि हाँ, देखें ना, जिसमें अमेरिका शामिल है, इसराइल शामिल है, फ्रांस शामिल है, फ्रेंच जो हैं, ये भी, इन्होंने भी 2 सदियाँ दुनिया पे रूल किया है। ठीक है, तो ये एक दुनिया की पॉलिटिक्स में वो इनका बड़ा वो है। फिर रशियन टेक्नोलॉजी को अगर हम ये समझें कि उनका भी सरखोई और ये वो इस्तेमाल हुआ है और उनकी भी नाकामी हुई, तो ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पाकिस्तान एक गेम बन गई है जो बड़ी ही डेंजरस है। और इसमें अनटिल अनलेस हम आने वाले वक्त की पेशबंदी नहीं करते, खाली जज्बाती नारों से कुछ नहीं होगा। हमने जितना जश्न मनाना था मना लिया, अब जोश के बाद हमें होश की ज़रूरत है। और इंडिया से अगर हम ये तवक्को रखें कि वो इस शिकस्त के बाद और इस जलालत के बाद वो खामोश हो जाएगा, तो इससे बड़ी खुशफहमी कोई नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होगा। मेरे इतलात ये है कि चुनाब और दीगर दरियाओं पे, सिंध पे वो एक नहरें बना रहे हैं खामोशी से, जो उनकी शुमाली रियासतें हैं या उस तरफ जाएंगी। तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया हुआ है, हमें भी पेशबंदी करनी चाहिए। ठीक है, हमारी फ़ौज बहादुर है और उसने साबित कर दिया, लेकिन हमारे पॉलिटिकल ग्राउंड जो है उसको भी मजबूत होना चाहिए और हमें उसकी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन राज साहब, अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ कि खेल पर पाबंदी लगा दी, इंडिया ये कहता है कि जिस जिस कौम ने पाकिस्तान का साथ दिया है हम उन पर भी पाबंदियां लगाएंगे। अज़रबैजान, चाइना और इसके साथ तुर्किया खुलकर सामने आया है। चाइना के साथ तो ऑलरेडी उनकी टेंशन है, तुर्किया के साथ उन्होंने अपनी ट्रेड ख़त्म कर दिया है। टर्किश ज्वेलरी बहुत ज़्यादा थी इंडिया के अंदर मांग, उनका सेरामिक्स, उनकी टाइल्स का बड़ा कारोबार था। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं आएगा, जो पाकिस्तान का साथ दे रहा है हम उसके साथ नहीं देंगे, उसके साथ किसी किस्म की भी ट्रेड नहीं होगी। फिजा यही तो वो मोदी की जहनीत और सोच है जिसकी वजह से उसकी तबाही होगी। आप देखें ना, एक हिंदुस्तान है, ये कोई हिंदुओं के कोई 10 मुल्क तो नहीं है ना, एक ही है। एक ही है। और मुसलमान तो दुनिया के 57 ममालिक हैं, वो तो 1.5-2 अरब की आबादी है। और चाइना का देखिए कितना स्मार्ट और कितना खूबसूरत काम किया चाइना ने। चाइना ने फ़लस्तीन में इमदाद फेंक के और इसराइली वो सारा हिसार तोड़ के, और चाइना के अंदर फ़लस्तीनी झंडे लगे हुए हैं, उनके घर के अंदर उन्होंने लगा दिए। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बिलियंस मुसलमानों के दिल जीत लिए, एक मार्केट नहीं पैदा कर लिया अपने लिए। ये अक्लमंद लोग काम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ये सारे मुसलमानों से आप फड्डा डाल के बैठ गए। सवाल ये है कि ये अगर कौन, ये मोदी की बात कर, ट्रम्प तो अभी सारे मुसलमान कंट्रीज का दौरा करके गया। और नहीं, ट्रम्प की नहीं मैं बात, मोदी की बात मोदी की। ओके, ट्रम्प तो अक्लमंद शख्स है। ट्रम्प ने तो देखे ना, $3200 बिलियन वहां से लेके गया, और लोग कह रहे हैं कि जी 4 ट्रिलियन से भी ये ज्यादा होगा। तोहफे ताइफ अलग से हैं, और वो तो समेट के पूरे मिडिल ईस्ट से ले गया, और जाके उसने कोई शुक्रिया थैंक यू भी नहीं कहा। ये चाइना ने देखे कितनी स्मार्ट गेम की है। जो लोग मार्केटिंग करते हैं, जो लोग कारोबारी सोच है, थिंकिंग है, मोदी चूंकि एक डिक्टेटर है, हिटलर है और एक घटिया सोच का मालिक है, मोदी को समझ ही नहीं आ रही कि वो, मुझे लगता है कि ये गोरबाचोव साबित होगा इंडिया के लिए। ये इंडिया को तोड़ देगा। इंडिया की बहुत सारी रियासतें ऑलरेडी वहाँ पे लड़ाई चल रही है। वहाँ पे मैं कल ही देख रहा था, 2-3 रियासतों के अंदर तो मुजाहरे शुरू हो गए, अलहदगी का वो मुतालबा कर रहे हैं। 7 रियासतें वो हैं जो बांग्लादेश के साथ लगती है, और वहाँ पे चिकन नेक जिसको कहते हैं वो अलग होना चाह रही हैं। अभी वो सिख इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर सिख रहे हैं, अलग वो से कह रहे हैं प्रोटेस्ट कर राहदारी रहे खोलें, हैं। इन्होंने बंद की हुई ये है। सिचुएशन अगर मोदी ने रखी और इस तरह तंग नजरी रखी कि टर्की से भी दुश्मनी, अजरबैजान से भी दुश्मनी, चाइना से तो ऑलरेडी चाइना से भी दुश्मनी हो गई, अब देखिए ना वो नेपाल से भी दुश्मनी हो। तो इंडिया के अंदर ये पॉइंट उठाया जा रहा है कि भाई आपको तो सारे लोगों से लड़ाई कर ली है। यानी वो इंडिया कहता है ना पाकिस्तान आइसोलेट है, तो देखिए ना पाकिस्तान पे तो अल्लाह ने फजल कर दिया। नेपाल पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, सारे पाकिस्तान के साथ है। सही है। और नहीं है कोई तो इंडिया के साथ लेकिन नहीं ये है। देखे जो इंडिया के साथ लॉबी है वो सारे बड़े कंट्रीज हैं, वेस्ट है पूरा। फैटफ का देख लें, अब वो हमें फैटफ की ब्लैक लिस्ट में वापस लेके जाना चाह रहा है। ये तो उसकी ख्वाहिश है। वो तो IMF से भी आपको वापस करना चाह रहा था, लेकिन नहीं कर सका। हाँ। आपकी अपनी एक लॉबी है। चाइना ने जगह जगह आपके हक में वीटो किया। वो तो UNO के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको टफ टाइम देता रहा। पहले FATF के अंदर चाइना ने आपको सपोर्ट किया और चाइना अब भी करेगा, मुस्तकिल मेंबर है।
और ये रह जाएगा इसराइल अकेला और अमेरिका तो न्यूट्रल हो गया। इन रिटर्न आई होप सो कि हम चाइना को भी उसी तरीके से डील कर सकें। वैसे तो चाइनीज आर वेरी शार्प, वो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। अभी जो राना साहब जो दौरा करने जा रहे हैं, बल्कि दौरे के लिए आज तो पहला दिन है, चले गए हैं इसहाक डार साहब, वहाँ पर अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी पहुँच रहे हैं, उनसे भी मुलाकातें करेंगे। कितनी अहमियत का दौरा इस टाइमिंग में, एक तो एज अ फॉरेन मिनिस्टर, एज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, और बजट आने से पहले उनका ये दौरा। वो देखें ना, अफ़गानिस्तान इस सारे मरहले पे जो इतलात हैं ये कि उन्होंने भारत के साथ अपना उसको शो किया, जो कि बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि पाकिस्तान कई दहाइयों से उनके जो लोग हैं उनका बोझ उठा रहा है और हमने इसके बदले बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अफ़गानिस्तान और अफ़गानियों ने यहाँ रहकर, सबकी नहीं मैं बात कर रहा, पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुँचाया को ढकी छुपी बात नहीं है, फिर भी हमने एक बड़े भाई के तौर पे हमेशा उनकी वो की है। जब हुकूमत आई तो जब तालिबान आए तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने उन्हें पहले सबसे तस्लीम किया, उनकी खुराक के लिए लड़ा, अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा, लेकिन उन्होंने फिर वही किया। अब अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ जा रहे हैं, इसहाक डार साहब भी होंगे तो इट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या उनसे बैठ के बात की जाए। और चूँकि चीन का अफ़गानिस्तान पे बहुत इन्फ्लुएंस है, क्योंकि चीन ने वहाँ पे बहुत काम किया है, तो हो सकता है कि चीनी हुकाम जो है पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को एक प्लेटफॉर्म बिठाए और बिठा के बात करें। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसे हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। इस अपॉर्चुनिटी पे हमें ज़रूर काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बट राना साहब देखें, अपॉर्चुनिटी पे हमने थोड़ी काम करना है, काम तो पॉलिटिकल लीडरशिप ने करना है ना। अब तो सही जो टेस्टिंग टाइम है वो पॉलिटिकल लीडरशिप का है कि ये कैसा डिलीवर कर रहे हैं इंटरनेशनल फोरम्स में भी, और अब जैसे ये इसहाक डार गए हुए हैं, वो आपको लगता है कि इस पॉलिटिकल लीडरशिप पे इतनी विल, इतनी से है? बिल्कुल है। इसहाक डार साहब हों, शहबाज शरीफ हों, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, मरियम साहिबा हों, इनमें मुकम्मल पॉलिटिकल विल मौजूद है। अच्छा। और रईस का सर जो है वो बिलावल भुट्टो भी हैं और वो भी जा रहे हैं। तो हम बैनुल अक़वामी इस प्लेटफार्म पे अपना केस जो है वो लड़ सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो पूरी दुनिया में बड़े भरपूर तरीके से जाएगा। नेशनल असेंबली में नहीं लड़ना, बाहर फॉरेन जो है ना वहाँ जाकर लड़ना है। नहीं, वहाँ पे भी हम अच्छा केस अपना मीडिया पर जाकर लड़ना है। हाँ ठीक है, आपने राजा सिकंदर के साथ नहीं लड़ना, आपने इमरान खान से नहीं लड़ना, आपने वेस्ट के लोगों से जाकर लड़ना है और इंडियन लॉबी का टाकरा देना है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब से इमरान खान अंदर हैं, कोशिशें तो की जा रही हैं कि किसी तरीके से वो बाहर आ जाए। पैरोल के लिए पहले अली अमीन गंडापुर ने भी दरख्वास्त दी थी, अब उनके वकील की जानिब से भी जो है वो दरख्वास्त दी गई है पैरोल के हवाले से, लेकिन इसकी हुकूमत वक्त खुल्लम खुल्ला मुखालफत कर रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी कहा है कि पैरोल पर उनको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए है, और ख़ास तौर पर जब इस क्रूशल टाइम में फ़िलहाल तो ऐसी कोई मुज़ाकरात के हवाले से पहले किसी हद तक ये प्रेशर बिल्टअप होता था कि शायद पीटीआई की जो फॉलोइंग है या पीटीआई का जो पलड़ा है वो भारी है, लेकिन अभी जब से ये हालिया कशीदगी हुई है, एकदम से जिस तरीके से गवर्नमेंट का ग्राफ या एस्टैब्लिशमेंट का ग्राफ जितने ऊपर चला गया है ना, तो अब इन दोनों को मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आना, गिव एंड टेक की सिचुएशन पर लेकर आना, कौन झुकेगा कौन नहीं झुकेगा। अलबत्ता अलीमा खानम हो, पीटीआई की पूरी लीडरशिप हो, वो बार बार यही कह रहे हैं, अपने सोशल मीडिया से पैगाम दे रहे हैं कि अगर इमरान खान ने कोई डील कर कर बाहर आना होता तो बहुत टाइम पहले से आ गए होते, ना पहले डील की थी ना अब डील करेंगे। अब जब वो आएंगे तो वो अदालतों से इंसाफ लेकर ही आएंगे। अब पेरोल के हवाले से अब उनको क्या इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। राज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब ऑप्शंस क्या रहे, बल्कि पीटीआई क्या, इमरान खान के पास क्या ऑप्शंस बाकी रह गई हैं इस पूरे सिचुएशन के बाद? देखिए जी, मुझे तो समझ नहीं आती कि एक तरफ पीटीआई कह रही है कि जी हम डील किसी सूरत में नहीं करेंगे, दूसरी तरफ से पेरोल की अगर दरखास्त इमरान खान की तरफ से आ गई है, वैसे तो अली अमीन गंडापुर की तरफ से भी थी तो काफ़ी थी, लेकिन चलो कोर्ट ने इतराज़ लगा दिया। तो पेरोल का आपको भी समझना चाहिए, राना साहब भी समझते हैं, मुझे भी थोड़ा बहुत जो इल्म है, पेरोल का मतलब होता है ख़ास कोई इमरजेंसी हालात में किसी कैदी को रिहा करना, और वो एक सर्टन पीरियड के लिए होता है, वो लंबे अरसे के लिए होता है, एक सर्टन पीरियड, कुछ इमरजेंसी। अच्छा, सवाल ये है, और टोटली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का इस्तेहकाक होता है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। होम डिपार्टमेंट उसको रिजेक्ट भी कर देता है या वज़ीर दाखिला कर सकता है, लेकिन ये कोर्ट में
एप्लीकेशन गई है, अच्छा ये दरख्वास्त दे देना गवर्नमेंट को कि जी मुझे पैरोल पे रहा कर दिया जाए, तो इटसेल्फ ये एक डील की ही एक किस्म है फ्रेंकली स्पीकिंग। अच्छा, या तो वो मेरिट पे केसेस को फाइट करते, जमानतें होती कि उसकी ख़त्म होती सारी सज़ाएं, तो वो और चीज़ थी। गवर्नमेंट को दरख्वास्त देना, कोर्ट में दरख्वास्त देना, तो इट्सेल्फ एक डील की मैं इसको एक किस्म ही समझता। दूसरी तरफ पीटीआई क्या कर रही है कि एहतजाज करने की और ऐसी धमकियाँ दे रही है कि आज कल की अभी टॉक है उसकी राजा सलमान अकरम राजा की, उसने कहा जी तारीख याद रखेगी हमारी मज़ाहमत को, हम ऐसी मज़ाहमत करेंगे। जुनैद अकबर खान साहब भी मज़ाहमती ग्रुप के सरबराह हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ पैरोल के अंदर अच्छा रिहाई की बात है। तीसरी तरफ कहा जा रहा है पीटीआई के लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जी खान साहब को जंग के दिनों में 2 दिन के लिए जेल से निकाला गया सिक्योरिटी के नाम पे कि वहाँ इंडिया अटैक कर सकता है, तो अहम लोगों से मुलाकात हो गई है और उस मुलाकात में आइस ब्रेक हो गई है और उसमें जंग पे ब्रीफिंग दी गई खान साहब को। माय गॉड। और जब ब्रीफिंग दी गई कि हम बड़े क्रूशल हालात में हैं तो अपने सोशल मीडिया को ऑर्डर दें, तो उन्होंने फिर ऑर्डर दिया, तो इस वजह से जंग जीती गई। और वो भी क्रेडिट सिर्फ रायवंड दा नहीं, साडा भी है, अडयाला दा भी है। ये कौन खबर दे रहा है? सारे सोशल मीडिया पे पूरी पीटीआई के लोग इसको बड़ा क्लेम कर रहे हैं और नजम सेठी साहब ने इस पे पूरा डंडोरा पीटा हुआ है कि इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई, बाकायदा ब्रीफ किया गया सीनियर 3 अफसर, और फिर कहा गया कि 2 दिन के लिए सिक्योरिटी के नाम पे डाला जेल से निकाला गया, निकाल के फिर हम लोगों से मिलवाया गया और अब सिर्फ ग्रंटर आना बाकी है बीच वो तो में। कहते हैं शाह महमूद कुरैशी भी इसी वजह से गए तो हैं। खान साहब अगर बाहर आए हैं, हम लोगों को मिले हैं और मिलने के बाद उनकी हो सकता है ट्रंप ना भी गल कराई गई हो, क्या गल कर लो पैना बंदा बैठा जी ਤੁਹਾਡਾ। सही बताए राणा साहब, पेरोल वाकई ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ विच है, कोई साड़ी गल हो गई है जो आप सेठी साहब तो यही कह रहे हैं। ये राहत साहब की सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, आपका क्या तज्जिया इस पे? नहीं, पेरोल तो एक अदालती प्रोसेस है और उसमें डील होती है खुफिया कमरों में, रात के अंधेरे में और बड़े मुहतात अंदाज में। जो अदालतों में दरखास्त आ जाए वो डील नहीं हो सकती। नहीं, वो कह तो रहे हैं कि 2 दिन के लिए अडयाला से लेकर गए हैं। सोशल मीडिया पे चल रहा है हाँ। तो इस तरह का ब्रीफिंग दी है। सोशल मीडिया पे यकीन ना करें बंदे को मरवा देता है। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। कईयों को खत्म करवा चुके हैं। ये जो आप जो बड़े वायरल होते हैं ना सोशल मीडिया पे, ये असल फिर वहां पर तनाई घसी जाती हैं। अच्छा, समझ आइए। तो एक बार सोशल मीडिया तो सारा यकीन नहीं करना, झूठ ही हुंदा है। सारी बातें सोशल मीडिया पर नहीं करनी। एनीवे राणा साहब का मतलब है कि झूठ ही हुंदा है तो यकीन ना करें वो, लेकिन असल चीज़ ये है कि देखिए अब इमरान खान की आपको ज़रूरत क्यों हो, जब आपके पास एक मजबूत और मकबूल और मजबूत पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद है जिसके आवाज़ पे अवाम लब्बैक कहते हैं और उनकी वो कौम के सही जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। अच्छा। और वो लोग जो हैं वो खुल के किसी लाग लपेट और किसी मुफाद के बगैर पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, तो फिर इमरान खान की ज़रूरत नहीं है कि वो बाहर निकलें और निकल के कोई इस तरह की बात करें या वो कुछ करें। हाँ, अगर पाकिस्तान की बात करने वाले बाहर मौजूद ना हो फिर इमरान खान की ज़रूरत शायद पड़ सकती है, फिर उनको जेल से स्पेशली निकाला जा सकता है। लेकिन ऐसी चूँकि कोई है ही नहीं, हमारी नीचे बाहर की जो लीडरशिप है वो अल्हम्दुलिल्लाह कमी पूरी कर रही है आपका। खाते पीते उठते बैठते नहाते स्विमिंग करते, वो हम हर वक्त पाकिस्तान के तरफ हमारा ध्यान होता है, तो ये कोई ऐसी वो बात नहीं है। तो मैं करते हुए भी स्पेशल फोन साथ रखते हैं, सिक्योर फोन रखते हैं और नमाज पढ़ने के बाद स्विमिंग की है। हाँ जी, और ये देखिए कर रहे हैं हाँ, और फिर ये कि सोशल मीडिया, इसलिए मैं गटर कहता हूँ के साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया ने बकवास शुरू कर दी कि जी वो फजर जो है वो 4:30 बजे होती है तो 2:30 बजे फ़ोन कैसे आए। वो मतलब इस पे इन बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, ये सारी दिस इज़ ऑल बुलशिट, ये ऐसी बातें होती हैं। वो ऐसी क्लिप उन्होंने वो किया चल रहा है ना उसमें। अच्छा। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर सही कह रहे हैं। आप 2:30 बजे कॉल आई, क्या कह रहे हैं 2:30 बजे? नहीं, वो ब्रीफिंग की बात कर रहे हैं। छोड़े रात साहब, अटैक तो सुबह हुआ है, 2:30 बजे 2:30 बजे कहाँ अटैक हुआ है आप बताएं। नहीं, वो कॉल जिसकी को बात हो रही है ना उसमें उसकी बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सेफ हैंड में है और मुझे मैं बिल्कुल इत्मीनान की नींद सोता हूँ
और जब आर्मी चीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ये बताया कि भाई इंडिया से कॉल आई है, आप इत्मीनान की नींद सोते हैं जब से आपने पकौड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर दिया? करना है करना है जी। राणा साहब ने पकौड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना है। नहीं चैन बड़ा की अच्छा नींद प्रॉफिटेबल नाम भी नाल रखा एडिटर डबल पकोड़ा पैसे शॉप, चार्ज करना। एडिटर पकोड़ा शॉप। एडिटर पकौड़ा शॉप, ये देखे जी, एनी टाइम एनी टाइम। 24 आवर। हाँ, तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिस्टम में इमरान खान की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। नहीं और है। हाँ, ये पेरोल वाली बात एक्सेप्ट हो सकती है? नहीं, मतलब वो उनकी- कैसे हो सकती है? हम जिन अदालतों में वो दरख्वास्त दे रहे हैं, उन अदालतों में तो जो अदालतों के पहले फैसले हैं जो पीटीआई के हक में जाते हैं वो खत्म हो रहे हैं। जी, देखे ना, क्या कहते हैं, मखसूस नशिस्तों का जो केस चल रहा है, मेरे को कानून का तालिब इल्म तो नहीं, लेकिन मैंने ये आज जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने भी बताया कि अगर लार्जर बेंच एक फैसला दे तो उसकी जो समाअत है, जो क्या कहते हैं, वो छोटा बेंच भी जो है वो छोटा बेंच चेक भी कर तीन सकता रुकनी है। बेंच। हाँ। आज मुझे ये बात अभी समझ नहीं आई कि लार्जर बेंच फैसला करे और छोटा बेंच उसकी अपील की समाअत करे, तो हो सकता है कि पाकिस्तान में इंसाफ का इनकलाब आ गया है, तो उसमें इमरान खान की सुनवाई मुमकिन नहीं है ना, नहीं है, पेरोल में वो बाहर नहीं आ सकते, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो राज साहब ये बताइए कि नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है इरफान सिद्दीकी की, और उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमने तो नहीं मांगा था पेरोल, जब नवाज शरीफ थे तब तो हमने तो नहीं पेरोल पे कोई उनकी रिहाई मांगी थी, तो अब इमरान खान क्यों मांग रहे हैं? इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये फैसला हो चुका है कि इनको बाहर नहीं लेके आना, इवन ऑन पेरोल। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब से जब मुलाकात होने के बाद इरफान सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब तो सिग्नल तो यही है। और हम जैसे वो बेवकूफ़ लोग ये भी समझते रहे कि मियाँ साहब कोई बहुत अच्छा फ़ैसला भी कर सकते हैं कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होगी और सबको छोड़ दिया जाए, ये भी हम माजी में गुमान करते रहे। लेकिन आज अगर उनका ये स्टांस है कि जी नहीं छोड़ना, तो चलो इस पर भी उनका वक्त है। हर शख्स का वक्त होता है, पहले इमरान खान का वक्त था, अब उनका वक्त है। लेकिन ज़्यादा मुनासिब ये होता है कि जब आपके पास इक़्तिदार हो, ताकत हो, तो उस वक्त आप उसका सही इस्तेमाल करें, दुरुस्त इस्तेमाल करें। नहीं, अभी कोई मुज़ाकरात, कोई डील, कोई कुछ गुफ्तगू, कुछ सोशल मीडिया के अलावा ऑन अ वेरी सीरियस नोट आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा चल रहा है बिहाइंड द बैक? मुझे लगता है जी, जिस तरह फैसल वोडा साहब की स्टेटमेंट्स और नजम सेठी और ये सारे गॉसिप को अगर एनालिसिस इन सारी चीज़ों का किया जाए, और एक और डेवलपमेंट हुई है कि पीटीआई ने गौर खोज शुरू कर दिया है अदम एतमाद की तहरीक जमा कराने का, ओके, और स्पीकर के खिलाफ और नून लीग की गवर्नमेंट के। अब ये भी आपको याद है कि जब पीटीआई गई थी तो इसी तरह के काम शुरू हुए थे, आपको याद होगा। तो उसी तरह की अब मीटिंगें शुरू हो गई हैं, तो हो सकता है कि किसी वक्त भी, लेकिन यहाँ होता है ऐसे ही है, अदम एतमाद ये पीछे यहाँ लेकर आई। पे स्पेस देखें, जो लोग इक़्तिदार में है ना, ये कुछ CSS करके कोई कंपटीशन का इम्तिहान पास करके नहीं आए हुए। ये इमरान खान की कुछ नालायकियों के नतीजे में जो स्पेस पैदा हुई थी तो उन्होंने फिल की थी, बस सिंपल इतनी सी बात है। अब ये कुछ स्पेस देंगे अपनी किसी मेहरबानी की वजह से, तो अक्लमंदी का तकाजा है कि पीटीआई उस स्पेस को पूरा कर ले, ठीक है। लेकिन उसके लिए विजडम अभी और कोई अक्ल space होना बनती बड़ी नजर आ रही ज़रूरी है? है। तो मुझे लगता है कि ये फीलिंग्स हैं कि इस तरह की कुछ स्पेस निकल सकती है, और उस पर भी ये ज़हन में रखे जो अपोजिशन के अंदर सियासतदान होते हैं, अगर वो सही तरह से पत्ते खेल रहे हों तो वो स्पेस बहुत जल्दी पैदा हो जाती है। ओके। अब खान साहब चूंकि उन्होंने वो गेयर लगाया हुआ है एक ही, मैं ना मानू वाला, तो उसकी वजह से टाइम ज़रा ज़्यादा लंबा हो गया। स्पेस तो हर वक्त आपके पास मौजूद होती है। राणा साहब, आपको क्या लगता है राहत साहब के बकौल के तहरीक अदम एतमाद आ सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहले तो अभी तो कोरम ही पूरा नहीं है, ठीक है, और फिर उसके बाद पीटीआई वाले तो खुद यहाँ के वहाँ के, मतलब कोई प्योर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो है नहीं, ये तो बहुत जल्दी बिक जाएंगे। नहीं, बिकने की बात ही नहीं है। एक तो फॉरवर्ड ब्लॉक ऑलरेडी वजूद में आ चुका है जिसका ऐलान नहीं हो रहा, फिर मखसूस नशिस्तों का मामला आपके सामने, वो फैसला आ जाएगा, तो पीटीआई अदम एतमाद कैसे लेके आएगी? उनके पास तो सिंध हाउस भी नहीं है जहाँ पे वो क्या कहते हैं उनको रखा गया। हाँ, अच्छा। कुछ हो सके। फिर उनके साथ को मतलब ऐसी कौन सी कुव्वतें हैं जो केपीके हाउस है ना, केपीके हाउस में तो खुद वो अगर
मेहरबानों की मर्जी के बगैर गंडापुर खुद नहीं घुस सकते, तो बाकी ने किसी ने क्या घुसना है। लेकिन बात यह है कि पीटीआई के सर पे कौन सा किसी का हाथ है जो ये सारा कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो ईमानदारी की बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब और ताकतवर कॉरिडोर्स वो या जान दो काली में, वो जो पंजाबी का गाना है कि तेरी मेरी जोड़ी सैया टिच रहेगी, दोवा दिलाई सैया खिंच रहेगी, तो जोड़ी टिच हर चीज़ का है। ये आपको पता है लाज खिंच रवेदी की मतलब होता है, ये पंजाबी का एक जुमला है। जब कुएं के अंदर से पानी निकाला जाता है ना, तो जो डोल फेंका जाता है तो वो डोल के साथ एक रस्सी होती है, जब डोल पानी में जाके ऐसे लगता है तो वो हाथ को खींच पड़ती है, तो इसका मतलब होता है कि पानी के साथ डोल मिल गया है और अब कनेक्शन हो गया है। तो जब माशाल्लाह इतना मजबूत वो हो तो मैं नहीं अच्छी बात नहीं है, गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट सब एक पेज पर है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अदालत भी एक पेज पर है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये अच्छी बात हम मुस्तकिल हो जानी चाहिए और पाकिस्तान के अंदर ये जो मिसाली कोऑर्डिनेशन है ये हमेशा के लिए हो जाए, ताकि कोई ना क्या कहते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी ना रहे, ना कोई वो रहे, ना ढोला होसी ना रोला होसी। सही है। तो ये कि ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है ये कोऑर्डिनेशन अगर ऐसे चलता है। राणा साहब इतनी अच्छी बातें मुझे समझ नहीं आ रही, हजम नहीं हो रही। राणा साहब इतनी अच्छी बातें, कोऑर्डिनेशन हो जानी चाहिए है, ऐसा होना चाहिए, सब लोगों को मिलकर बैठ जाना चाहिए। आज पता नहीं कौन सा तरक्की करनी चाहिए, शरबत पिया या मुल्क की तरक्की मैं अगले हाफ में बताती हूँ। बजट पर बात करने जा रही हैं इस ब्रेक के बाद। एक्सपेक्टेड है कि 2 जून तक जो है वो बजट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा, पेश कर दिया जाएगा। आईएमएफ से आज मुज़ाकरात हो रखे हैं उसके वफ़द से बजट तैयार करने के लिए। क्या ही बदकिस्मती है कि हमारा बजट है, हमारे लोगों का बजट है, उन लोगों ने तैयार करना है जो कभी पाकिस्तान में रहे भी नहीं है, यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता है। लेकिन हमने उनसे इतने कर्जे ले लिए हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट्स ने इतने कर्जे ले लिए हुए हैं कि अब हमारा बजट भी, हमारे पूरे साल का बजट क्या होगा वो डिसाइड करेंगे। उन्होंने कहा कि फ्री हैंड हमने किसी शोबे को नहीं देना है। आई रियली विश कि अगर उनके हाथ में इतनी चीज़ें हैं तो सबसे पहले जो टॉप गियर की लीडरशिप है ना, उनके तो ये प्रोटोकॉल और ये सारे शशके ख़त्म करें। सारा आज आके जो मजदूर तबका है या जो सैलरी क्लास है उनसे इन्होंने सारा बजट जो है वो पूरा कर लेना है। क्यों राज साहब, जिसने कभी किसी से पैसे उधार लिए हों और जब आप उनके पैसे उधार ना दे रहे हों तो आपके घर का राशन भी कितना डालना है वही डिसाइड करेगा। सही बात है। मुझे तो फिर साहब ब्रेक के दौरान एक मैसेज आया, किसी दोस्त ने चाइना में जो रोबोटिक नहीं एक आजकल बीवियाँ मिल जाती हैं, उसके लिए ना उसने वो पैसे भेजे हुए थे और वो अब उसने भेजा है कि एक बीवी लड़ पड़ी है शोर से रोबोटिक, तो उसने उसका दफ्तर तोड़ दिया, घर तोड़ दिया, तो परेशान था कि पैसे भी भेज बैठा हूँ तो स्विच ऑफ कर जब वो नहीं कर सका तो परेशान है कि यार इधर मैं कह रोबोटिक बीवी में लड़ रही है। लड़ाई नहीं, उसने दफ्तर ही तोड़ दिया उसका। खैर बजट के दिन थे और बजट के दिनों में जंग आपके ऊपर मुसल्लत की गई और ये अच्छा हुआ कि आपने फौरी रिस्पॉन्ड किया और 24 घंटे में फैसला हो गया। और अगर 2 हफ्ते जंग चल जाती, अल्लाह ना करता, जंग तो अच्छी नहीं होती किसी मुल्क में भी हो, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता था। यस, तो चलो ये भी एक ब्लेसिंग अल्लाह अल्लाह करके तो हम डिफॉल्ट होने से बचे थे, जान छूटी। तो इस पे बड़ा एक लोग भी पैनिक हो जाते हैं ना। मैं एक बड़े बैंकर से मिला उन दिनों में, वो कहता है बड़ा स्ट्रेस आ गया है, बैंकों से पैसे निकाल रहे हैं लोग, स्टॉक से, ये वो सारी अफवाहें थी, बड़ी चीज़ें थी। तो अब जाहिर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जून सर के ऊपर है और ये बड़ा क्रूशल एक महीना होता है पाकिस्तान के, ख़ासकर हम जैसे मुडाकरों के ऊपर भी, गवर्नमेंट के ऊपर भी। और ये अल्फाज का एक ऐसा गोरख धंधा हर साल हम देखते हैं, लिखी लिखाई पढ़ी वो तकरीर पढ़ी जाती है। जिस तरह मोदी सूफिया कराची के सामने एक पर्चा रख देता था कि इसको पढ़ दो, इसी तरह औरंगजेब साहब के सामने एक पर्चा रखा जाएगा। हाँ जी। और पिछली दफ़ा तो आप हैरान होगी कि ये बजट भी बाहर से ही कहीं से बनवा लिया था। नहीं, अभी एक कंपनी थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, तो अभी भी उसी तरह ही है, शायद आउटसोर्स करके वो बना दे। तो उसमें बेसिकली आईएमएफ का एक ज़ाहिर एक रोल है, जब तक जान नहीं छूटती। नाइजीरिया ने अलबत्ता $3.2 बिलियन दे के आईएमएफ से जान छुड़ा ली, इसी हफ्ते की खबर है ये, नाइजीरिया ने, और उन्होंने कहा गुड बाय आईएमएफ। तो ये खबर हमारी ज़िंदगी में हमें नसीब होगी सुननी या नहीं सुननी। अभी तक तो सिचुएशन ये है
कि 2050 के या 47 के या 48 के या 57 के अखबार निकाले तो उस पर भी एक फ़िक्रा आपको मिल जाएगा कि पाकिस्तान नाजुक तरीन दौर से गुजरा 2000 या 1900 1957 हाँ। 51 उस ठीक पर भी है। अखबार आप दिखा लें तो उस पर लिखा, ये लीडर्स कहते हैं कि पाकिस्तान नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। तो उस वक्त खैर नाजुक कहते थे, अब नाजुक तरीन हो गया अच्छा जंगी तरीन के बाद। तो ये बजट मुझे लगता है कि काफ़ी टफ बजट होगा, अल्लाह लेकिन रहम करे। एक जो डिसीजन आप लोग कर रहे हैं इसका स्ट्रेटजिकली और पोलिटिकली ज़ाहिर आगे जाके चैलेंज होंगे हमें बहुत ज़्यादा। चाइना की तरफ आप जा रहे हैं, एक नया ब्लॉक बन रहा है जिसमें रशिया आ सकता है, जिसमें चाइना होगा, उनकी अपनी नई करेंसी ईरान भी आ रही होगा, है जी। पाकिस्तान होगा, और ये बहुत बड़ा थ्रेट होगा डॉलर को। Yes, और जब yes. डॉलर को थ्रेट होगा, नई करेंसी मर्ज करेगी और आप उसका एक फ्रंट सऊदी अरब वो होंगे, इंक्लूडेड। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद फिर चीज़ें मजीद मतलब कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, उसके लिए भी ज़ाहिर है आपको तैयार रहना है। लेकिन ये बजट अगर मतवाजन गवर्नमेंट दे जाए तो ये बहुत बड़ा एक कारनामा होगा। बजट मतवाजन कैसे हो सकता है जब हमने बनाना ही नहीं है? हमने तो बना बनाया आना है और उसको पढ़ देना। औरंगजेब साहब से भी तकलीफ करवाएंगे मुझे, मेरे हिसाब से 2-3 घंटे वो बोलते रहेंगे इतने शोर शराबे में, वो मतलब जरूरी नहीं है वो भी ना बजट करें। मुतवाजन हो सकता है, व्हाट्सएप भेज दें सबको। नहीं, बजट मुतवाजन भी हो सकता है, अवाम दोस्त भी हो सकता है। हमारा मीडिया बड़ा कोऑपरेटिव है, तो ये हम साबित कर सकते हैं कि अवाम दोस्त है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, ये बजट भी मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा बजट होगा और इसमें अवाम के लिए बहुत आसानियाँ होंगी। जिसमें जंग डिज़ाइन हुई उस तरह भी जंग डिज़ाइन हुई थी, जंग जैसे डिजाइन हुई। और उसके बाद ये है कि क्यों ਤੁਹਾਡੀ प्रकार को आज की ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता तो नहीं मैं क्या जिक्र आज तुसा ने ना नहीं, ਕੀਤਾ मैं क्या कि शायद- जंग ਅਸੀਂ ਅੱਜ डिज़ाइन ਕੀਤੀ मैं क्या शायद पहला दिन ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤਾ। ज्योमेट्री बॉक्स कोई ले गए थे, तुसी असली डिजाइन नहीं की थी, लेकिन नहीं, मैं हमारा बजट डिजाइन कर दो हाँ भाई। बजट की बात हो रही है। तो देखिए अब उस दौर से निकल आए, उस तकल्लुफ से ना, जब बजट पेश होता था और बजट में कोई एक्सपेक्टेशन होती थी। हाँ। अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि जिस सैलरीड क्लास जो है उसको कोई इस तरह का 25% का कोई रिलीफ शलीफ मिले, लेकिन ये हिंसों की गोरख धंधा है और कुछ नहीं है। ठीक है, असल चीज़ ये कि हुकूमत चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। अब IMF ने जो 17 एतराज़ लगाए हैं, तो उसमें आज हुकूमत ने उन्हें यकीन दहानी करा दी है कि गैस बिजली के बिलों में हम जो रिलीफ दे रहे हैं वो हम वो नहीं ग्रेजुअली देंगे। वापस ले लेंगे। राइट। ठीक है ना, तो जिस दिन आपने तो बिजली वो जो इतनी रिंगटोन हमने सुनी थी कि हम बिजली 7 रुपए में सस्ती कर दी है अल्लाह के फजल से, उसका क्या? नहीं, वो तो फिर जो सेलुलर क्या नाम में कंपनी है, ये उनका है कि वो टून कौन सी लगाते हैं। लेकिन ये कि अब कोई बजट के बाद भी नहीं आनी चाहिए आनी ना? चाहिए, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें अब इस तकल्लुफ़ से बाहर चले जाना चाहिए कि जो बजट आएगा उसमें ये होगा। अब तो बजट जो है, बल्कि मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जिस मुल्क में हर तीसरे महीने बाद एक मिनी बजट आ मिनी बिल जाता आ जाता, मनी बिल आ जाता है, ठीक मिनी है, बजट आ जाता है। तो yes। उसके पास अब बजट जैसी उसकी गुंजाइश रहती नहीं है। हाँ। लेकिन अगर आपने तकल्लुफन एक रवायत रखनी है कि असेंबली में कोई लोग कागज भी उछालें, कोई चीखे कॉपियां फाड़ें, मार दी, हाँ। तो ये सारा कुछ अगर ड्रामा तमाशा करना करना है है, हाँ। तो फिर ठीक है, वो तमाशा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे एक्सपेक्टेड क्या है? लोड शेडिंग तो अभी इतनी ज़्यादा है, सर्दियों में गैस नहीं थी, बल्कि इवन अब तो गर्मियों में भी गैस नहीं आ रही। आप खाना पकाना है तो आपको वो दवाई की तरह 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम, ऐसे ही गैस आ रही है। ना बिजली है ना गैस है। नहीं, मुल्क तरक्की कर रहा है कहाँ? और हम आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, और गैस की कंजम्पशन ज्यादा हो गई है ना, नहीं वो, और ये भी है कि देखिए काम ना, ज्यादा चल गए हैं, और फैक्ट्रियां कहने में ज्यादा ये गैस बिजली जितनी कम आएगी उतना गरीब आदमी की जेब पे कम बोझ नहीं पड़ेगा। नहीं, ये ना कहे। ये है राणा ना? साहब देखें, यहाँ पे मैं कॉन्ट्रडिक्ट आपसे करूंगी। आपने जो उन्होंने सोच लिया ना कि आपको बिल उतना जाना है, वो बिल जाएगा। मतलब एक अच्छा, गैस आए ना आए बिल आएगा। 3 मरले के घर के अगर बंदे को 1.5 लाख रुपया बिल आ सकता है, वो भी तो कहते हैं हमने कौन सा जहन्नुम को गैस का कनेक्शन दिया हुआ है। आपने ये रियलिटी की बातें उस हैं। बंदे को तो फख्र करना चाहिए कि उसकी रेप्यूट इतनी है कि उसे 1.5 लाख समझते कि इसको बिल जाना बड़े चाहिए। लोगों में शुमार हो गया ठीक वो। है ना, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि उस आदमी को 1,50,000 की जगह 1,60,000 जमा करवाने चाहिए। भावे कार भेज दे, बच्चे भेज दे। हाँ।
ठीक है ना, वो उसे करना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हमारे ऊपर के लोग हैं, अब एक 64 करोड़ की नई गाड़ियाँ आ रही है ना प्रोटोकॉल के लिए जो आ रही हैं, फिर विफाकी काबीना की तनख्वाहें बढ़ी हैं। देखें, ये पाकिस्तान में हमें उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो गरीब जो नेशनल हमारे असेंबली में पैसों से पलते हैं। और हमारे उससे अब अगर विफाकी काबीना के लोगों की 164% तनख्वाह बढ़ी है, तो यार उन बेचारों का देखे ना, टेंशन कितनी लेते हैं। जंग हो रही है, वो स्विमिंग करते हुए भी कौम की फिक्र कर रहे हैं, ठीक है, कहीं महफूज जगह बैठे हैं तब भी पाकिस्तान का सोच रहे हैं। तो इन लोगों का हमें ख्याल रखना चाहिए। इनके बच्चे हैं, इनकी कोठियां हैं, कई कई किनालों, कई कई हजार फार्म हाउसेस खर्चे बहुत ज्यादा हैं। उनकी गाड़ियां, हम तो जो पेट्रोल मोटरसाइकिल में डलवाते हैं, हमारे पास तो चलो एक टेक्नोलॉजी है कि वो पेट्रोल खत्म हो जाए तो उन्होंने लम्बी पा के ते टैंकी ते हाथ मारने आते ऐसा बेटा नक्शा ना खिंचो कि मैंने पास कर देनी पैसे ला के, अल्लाह दा वास्ता जे इन्ना नक्शा ना खिंचो कि इन्हें इन्नी जरूरत है। उनको तो एक सेल्फ मारने पे, उनके एक सेल्फ मारने के ऊपर हमारे सारे दिन की मोटरसाइकिल का पेट्रोल एक सेल्फ पे खत्म हो जाता है। जी। और अभी जनाब बैठे नहीं होते अंदर, हाँ। सिर्फ उनके आने का तो इंतजार हो मैं रहा है। समझता हूँ कि यार ऐसे लोगों का ख्याल रखना चाहिए। बल्कि मैं एक दरखास्त करूंगा, अब बकरा ईद आ रही है, आप खाले जो हैं वो कहीं और देने के बजाय आप इन लोगों को दे जो डिजर्विंग है यार, ठीक है ना। उनके ड्राइवरों की जो गाड़ियां पर्सनल है उनमें एसी नहीं लगे हुए यार, मैंने दुख की बात है। जो उनके कुत्ते बाहर से आके खुराक जो उनको खिलाई जाती है, सम टाइम वो इतनी लेट हो जाती है कि वो कुत्ते भूख के मारे कुरला रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा यार। सही बात है, सही बात, सही कह रहे हैं राज साहब। आपके भी ऐसे ही जज्बात है कि हमने उनका ख्याल रखना है, हमने उनको पालना है। मुझे भी फिर नेशनल असेंबली में ही भेज दें, जितना ख्याल रखे आप नहीं, उनको मैं आपको बहुत रिस्पेक्टफुल समझता हूँ। ये बात तो वैसे है। असेंबली में नहीं जाना। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन लड़ना लंबा फिजा, ये तो इस बात से तो मैं सहमत हूँ। इस मुल्क के अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एलीट क्लब है जो माइनॉरिटी में है वैसे, लेकिन मेजॉरिटी पे हुकूमत कर रहा है। और उनके मसाइल ऐसे ही हैं जो कि उनकी कोई लिमिट ही नहीं, पेट उनके भर नहीं रहे। तो हम लोग तो अपना सारा कुछ भी बेचते हैं तब भी वो ऐसे ही रहेंगे। मतलब बजट में कुछ नहीं आने वाला हमारे लिए, मुझे रिलीफ कोई लगता है बजट में जी सिंपल सा एक फार्मूला होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि जी तारीख का ज़बरदस्त तरीन बजट और इसमें अवाम को रिलीफ दिया गया है, और ऐसा तारीखी रिलीफ दिया गया। अपोजिशन के पास एक लिखा हुआ फिक्रा होता है कि ये अल्फाज का गोरख धंधा है, ये एक फ्रॉड है। तो इस तरह के बयान आपको दोनों तरफ से मिलेंगे और कापियां फाड़ते हुए लोग नजर आएंगे। अच्छा, एक ये जो पीआईए की है राना साहब कि स्टील मिल पर भी बात होगी, इसमें पीआईए की निचकारी पर भी दोबारा बजट आ रहा है ना, तो एक एपिसोड तो करनी है ना। हम इनको सेल कर रहे हैं, ये सफेद हाथी हैं हमारे बजट में, यही सब होगा। ये सफेद हाथी क्यों कहते हैं ये निदारों को? उसका ये जैसे हालांकि हाथी काला होता है। नहीं, वैसे मतलब ये क्या हाथी काला नहीं होता, आपको किसने कहा काला होता है? किस तरह का होता है यार? क्या नहीं बड़ी अर्थ ही होगी क्यों होता राना साहब बताएं, आप बोले। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो इदारे हैं जैसे आप कहते हैं कि बोझ है और ये इसको परफॉर्मेंस नहीं देते, खर्चा। तो मेरा ख्याल है कि फिर ये प्राइवेटाइज कर दें पार्लियामेंट को भी और अदलिया को भी। सही बात है ये की आपने बात। और इन इदारों को भी साथ इन इदारों को भी किन इदारों को? ये सारे वो इदारों की बात कर रहे हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे, जो सिक डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। और हमेशा हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं वो आके यही कहते रहते हैं कि मैंने स्मार्ट वर्क करना है, हमने स्मार्ट रास्ते की तरफ जाना है, हमने महंगाई वाली ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना है। पता नहीं उनके स्मार्ट रास्ते कहाँ खो गए हैं और वो खुद भी कहीं खो गए हैं। औरंगज़ेब साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।